हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले देखो आप समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हमने क्या लिया है? फर्स्ट लेटर लेंगे ए और यहाँ से हम प्रोग्रेशन से फर्स्ट लेटर पी लेंगे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ए पी बोलेंगे। यानी समांतर श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? ए पी बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम जो एपी में पहले पद को हम क्या बोलते हैं? ए1 बोलते हैं और दूसरे पद को ए2 बोलते हैं। एनवें पद को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और डी से हम क्या चीज़ लिखते हैं? डी से हम सार्वंतर लिखते हैं। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी को तो हम क्या बोल देंगे? एपी बोल देंगे। और प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद को हम ए1 बोल लेंगे और दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे? दूसरे पद को हम बोलेंगे ए2। तीसरे पद को हम ए3 बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से हम चलेंगे। तो एनवें पद को हम क्या बोलेंगे? एनवें पद। तो एनवें पद को हम बोलेंगे एन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एक है, एक हम यहाँ पर पढ़ेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम किस चीज़ से लिखते हैं? डी से लिखते हैं हम सार्व अंतर को। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया है? हम सार्व अंतर को निकालते कैसे हैं? सार्व अंतर को हम तो इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले देखो हमारे पास ए पी क्या बनी? ए1, प्रथम पद को ए1, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ए1 ए2 ए3 ए4। इस तरीके से ए पी हमारे पास इस तरीके से चलेगी। मैंने यहाँ पर कुछ क्या बोला है? पद बोला है। तो पद क्या होता है? पद को समझने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा। तो हमें यहाँ पर कुछ समांतर श्रेणियाँ दी हुई है। समांतर श्रेणियाँ दी हुई है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। इस तरीके से ये है क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? समान अंतर है। ठीक है। यानी कि 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। यानी कि अंतर सभी जगह क्या चल रहा है? समान चल रहा है। और इस अंतर को हम किस तरीके से निकालते हैं? तो सार्व अंतर निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डी बराबर, यदि आपके पास प्रथम 2 पद है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? ए2 माइनस ए1। यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। तब हम क्या निकाल सकते हैं? सार्व अंतर। यदि हम यहाँ से सार्व अंतर निकालने की कोशिश करें तो हमें लगातार 2 पद उठाने हैं। यानी कि पहला पद अगर ये है तो उससे अगला पद ये होना चाहिए। ठीक है। तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तब हमारे पास सार्व अंतर आ जाता है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पद क्या होते हैं? आप यहाँ पर जितनी ये वैल्यू लिखी हुई है इसको हम पद बोल लेंगे, इसको हम पद बोल लेंगे, इसको पद बोल लेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। यानी कि आपको ये समांतर श्रेणी दिख रही है, एपी दिख रही है, इसके अंदर प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे हमें यहाँ पर दिया है जो ये सार्व अंतर होता है, डी होता है जो ये कैसा कैसा हो सकता है? इसकी वैल्यू, कहने का मतलब क्या है? सार्व अंतर की वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है? सार्व अंतर की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य, यानी कि 0 हो सकती है। ऋणात्मक हो सकती है, यानी कि माइनस में कोई संख्या हो सकती है। धनात्मक हो सकती है, यानी कि प्लस में कोई संख्या हो सकती है। ठीक है। इस तरीके से हो सकता है हमारे पास सार्व अंतर। उसके बाद देखो जो एपी होती है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप या जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ये होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? व्यापक रूप होता है, जिसमें ए क्या होता है? ए हमारे पास प्रथम पद होता है, दूसरा पद है ए प्लस डी। ए हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ए प्लस 2d ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा।
a+3d, ये हमारे पास क्या कौन सा हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास क्या होती है, व्यापक रूप होता है AP का। तो आप यहाँ पर लिख लो AP का व्यापक रूप। कैसा होता है AP का व्यापक रूप, ये हमारे पास प्रथम पद होता है, दूसरा पद क्या होता है a+d, और तीसरा पद हमारे पास क्या होता है a+2d, अगला पद क्या होगा a+3d। और जो ये पद है ये कुम्मों के द्वारा अलग अलग होते हैं। ये पद कैसे होते हैं, कुम्मे के द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद हमारे पास चलते हैं। आगे देखो आगे हमें क्या दिया है, हम करेंगे प्रश्नावली 5.1। तो देखो आप प्रश्नावली 5.1 में हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में, तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याएं की सूची AP है और क्यों। हमें ये बताना है, जो हमें एक क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी जो है AP, कौन सा जो क्वेश्चन है वो AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है तो क्यों बना रहा है, हमें वो बताना है। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप ये देखो, ये हमारे पास हो जाएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यानी कि 1 किलोमीटर के अलावा आगे 1 किलोमीटर और जाएगा तो उसके लिए किराया अलग से 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन। तो मान के चलो कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सड़क है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर ये जो है टैक्सी खड़ी हुई है। क्या है ये, टैक्सी, और ये इसके टायर हो गए, ठीक है, और ये लाइट लगा दी। और ये जो सड़क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने है, 1 किलोमीटर है। आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर, यानी कि इतना जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, और ये सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर ये टोटल कितनी हो गई 2 किलोमीटर। आगे चलेंगे तो यहाँ से पूरी हो गई 3 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का अंतर चल रहा है सभी जगह, ठीक है। आगे 1 किलोमीटर हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है। यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलते हो तो किराया कितना हो जाएगा 15 रुपये। अगर आगे आप 1 किलोमीटर और चलते हो तो आपको 15 रुपये तो देने ही है, साथ में 8 रुपये अतिरिक्त और देने हैं। तो आप 15 में 8 जोड़ के दोगे तो कितना दोगे किराया, 15 और 8 23 हो जाएंगे। यदि आप इससे यानी कि इस 2 किलोमीटर से आगे 1 किलोमीटर और चलते हो, ये 1 किलोमीटर और चलते हो तो आपको इसका 8 रुपये और देने होंगे, यानी कि 23 के साथ आप 8 रुपये और देंगे। कितना हो जाएगा 23 और 8 31 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इससे 1 किलोमीटर और आगे चलते हो तो आपने 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि 31 तो देने हैं और 8 रुपये और अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तब किराया कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या निकलता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना था, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर
के लिए किराया, के लिए किराया वो कितना था? यदि आप 1 किलोमीटर आगे और जाते हो तो आप 8 रुपये और अधिक दोगे। तो ये था हमारे पास, ठीक है। तो देखो इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, एक एपी निकल के आता है। यदि आप 1 किलोमीटर के लिए 15 दे रहे हो और आगे 1 किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपये और दे रहे हो, तो इससे हमारे पास एक श्रृंखला निकल के आती है। इसको आप एपी बोल दो, श्रृंखला बोल दो, श्रेणी बोल दो, ये बोल सकते हो आप। तो इससे को मैं एपी बोलूँगा, तब हमारे पास क्या आती है, एक एपी निकल के आती है, ठीक है। कैसी है वो एपी? तो प्रथम पद हमारे पास ये हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद, इस तरीके से चलेगा। तो दूसरा पद ये हो गया, अगला पद ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। इस तरीके से चल रही है हमारे पास समांतर श्रेणी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। हमें यही बताना था कि संख्याओं की सूची एपी है। हाँ ये एपी है। अगर एपी है तो ये क्यों है, हम यहाँ पर इसका उत्तर देंगे कि ये एपी क्यों है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप हम जांच करके बताएंगे। कैसे करेंगे जांच? हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। ये उसको हम, ये क्या होता है, ये A1 होता है यानी कि प्रथम पद, ये दूसरा पद है तो A2 लिख सकता हूँ इसको। ये तीसरा पद है तो जैसे मैंने यहाँ बताया था, प्रथम पद को A1 लिखेंगे, दूसरे पद को A2, इस तरीके से तीसरे पद को A3, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सार्व अंतर किस तरीके से निकाल लेंगे, पहले दो पदों का निकाल लेंगे यानी कि A2 माइनस A1, ये निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 23, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 15। तो सार्व अंतर कितना निकल के आया, 8 निकल के आया, यानी D1 की वैल्यू कितनी है, 8। उसी तरीके से हम D2 निकाल लेंगे। D2 किस तरीके से निकाल लेंगे, ये D1 क्या है, D1 D2 ये क्या है, ये सभी के सभी सार्व अंतर ही है, ठीक है। तो अगला जो सार्व अंतर किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से हम इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2। इस पद में से इस पद को माइनस कर रहे हैं तो A3 तो 31 है, माइनस A2 कितना है, 23। 31 में 23 गए 8, इस तरीके से निकलेगा सार्व अंतर। अगला सार्व अंतर निकाल लेंगे A3, अगले दो पदों का निकलेगा, इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे यानी कि A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 39 है और माइनस A3 की वैल्यू हमारे पास 31 है, तो 39 में से 31 गए 8। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि सार्व अंतर सभी जगह समान है, ये इसलिए यह क्या है, एपी है। आप लिख सकते हो क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी, या यह श्रेणी ला लो या श्रृंखला ले लो, लगा लो, इसलिए यह, या सूची भी लिख सकते हो आप, इसलिए यह सूची एपी है। हम लिख सकते हैं इसको एपी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि हमें क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या दिया है, हमें कोई बेलन दिया है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। तो हम यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कोई बेलन है और इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, एक पंप लगा देता हूँ। तो हमने ये कोई पंप लगा दिया, ठीक है। ये कैसा भी है, ऐसा है। और ये यहाँ पर एक बात बोल रहा है, क्या, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार यहाँ से कितनी हवा निकाल रहा है, 1/4 भाग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर हवा कितनी है, बेलन के अंदर 1 मान के चलते हैं।
हम यहाँ लिखेंगे माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा 1 है, की मात्रा 1 है। ये मान के चले हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। हवा की मात्रा यदि 1 है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास प्रथम पद है। प्रथम पद की वैल्यू हमारे पास या मान कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम दूसरा पद निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे दूसरा पद? इसके अंदर हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। तब उसके बाद क्या करता है, इसने पंप किया। पंप करने के बाद इसके अंदर जितनी हवा थी 1 थी, तो उसमें से जितनी हवा है 1 है, इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। क्योंकि यहाँ बोला है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि जैसे आप इस पंप को दबाओगे एक बार, तो जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कर रहा है जी, इसके अंदर 1 हवा है, 1 का 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। मान के चलो कि आपके पास यदि 10 रुपये है, 10 में से आप 2 रुपये निकाल के अपने दोस्त को दे देते हो, तो आपके पास कितने रुपए बचते हैं, 8 बचते हैं। 8 कैसे आए? ये मान लो कि आपके पास 10 रुपये थे और उसमें से आपने 2 रुपये अपने दोस्त को दिए, यानी कि आपने 10 में से 2 को क्या किया, माइनस किया है, तभी तो आपके पास 8 आया है। ठीक, हम यहाँ पर भी करेंगे। हवा की मात्रा यदि 1 है तो पंप करने के बाद इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल गया, तब हमारे पास हवा की मात्रा कितनी बचेगी, 1 माइनस ये 1 की गुणा 1 के साथ, तो 1/4। जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे कितना आएगा, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 कर 4 का 4 आएगा। ठीक है, तो 1 को हम क्या करते हैं, इस 4 को 1 के पहाड़े में ये 4 पे आता है और 4 की गुणा ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 4 के पहाड़े में ये 4 1 पे आता है, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा, तो 3/4। तो दूसरा पद हमारे पास कितना आया, 3/4 आया। प्रथम पद कितना था, 1 था, और दूसरा पद हमारे पास आया 3/4। अब हम तीसरा पद निकाल लेंगे। अब हमारे पास कितनी हवा बची है, अब पंप के अंदर 3/4 हवा है। ठीक है, उसके अंदर से एक बार और इसने, तो कोई व्यक्ति इसको एक बार और पंप करेगा, तो उसके अंदर जितनी हवा है, कितनी हवा है, 3/4 हवा है, उसका 1/4 भाग और निकल जाएगी। जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल गई, यानी कि 3/4 हवा थी, इसका 1 का मतलब गुना, यानी कि 1/4 भाग और हवा बाहर निकल गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास कितना आएगा, 3/4 माइनस 3 की गुणा 1 के साथ 3/16, 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे। तब देखो हमारे पास जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम हमारे पास 16 आएगा। ये 16 4 के पहाड़े में 4 पे आता है। अब इस 4 की गुणा ऊपर करेंगे 3 के साथ, 4 थी 12, निशान माइनस, ये 16 इस 16 के पहाड़े में कितने पर आता है, 1 पर, 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि आपने सिर्फ एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, तो 12 में से 3 गए 9/16 ये बचा हमारे पास। तो इससे हमारे पास क्या आती है, प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 3/4 है और तीसरा पद 9/16। तो इससे हमारे पास एक एपी निकल के आती है। हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। प्रथम पद 1 हो जाएगा, दूसरा पद 3/4, अगला पद है 9/16। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पद निकलेंगे। ठीक है, ये एपी है या नहीं, इसकी हम जांच करके बताएंगे कि ये एपी है या नहीं। किस तरीके से हम जांच करते हैं, उसके लिए सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, ये A1 होता है और ये A2 होता है। A1 A2 A3 A4
A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब चौथा पद, A3 का मतलब तीसरा पद। ठीक है, तो सार्वंतर किस तरीके निकालेंगे? A2 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, ये 1 है। ठीक है, तो ये 3/4 माइनस 1 करेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा? तो सबसे पहले देखो आपके पास एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इस 4 को आप इस 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की गुण आप 3 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा, निशान माइनस। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इस 4 को आप 1 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 को 1 से भाग करोगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 की गुण हम ऊपर 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये सिर्फ एलसीएम लेने का तरीका है। 3 में से 4 गए, -1/4। तो सार्वंतर हमारे पास D1 कितना आया? -1/4, ये आ गया। उसके बाद हम D2 निकालेंगे। हमें सार्वंतर निकाल के ही बता सकते हैं कि ये AP है या नहीं है। उसके बाद D2 क्या कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है? 9/16 माइनस A2 की वैल्यू 3/4। तो आपने इसका एलसीएम लेना है। कैसे लेओगे आप एलसीएम? 16 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 16 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस 16 को आप इससे भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की गुण आप 9 के साथ करोगे तो 9 आ जाएगा, निशान माइनस। यानी कि ये भी 9 को सोल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद आप 16 को 4 से भाग दोगे, 16/4 तो कितना आया? 4 आया। अब आप इस 4 की गुणा ऊपर करोगे, 4 × 12, तो 9 में से -12 गए तो -3 बचा बटे में 16। ठीक है, ये हमारे पास सार्वंतर है। तो कहने का मतलब क्या है? D2 हमारे पास कितना आया? -3/16। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ये सार्वंतर अलग है और ये सार्वंतर अलग है। किसी श्रेणी को हम AP तभी बोलते हैं जब सार्वंतर बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या है? यदि पहला पद -1/4 है तो दूसरा पद भी किया होगा -1/4 ही होगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखोगे आप, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, इसलिए यह सूची, कौन सी सूची? जो हमने AP मानी थी, ये सूची, इसलिए यह सूची AP नहीं है। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। आगे देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये थर्ड पार्ट में। प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो समझे आप इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? तो देखो, हमारे पास मान के चलो कि ये कुआं है। कुआं बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा। ये मान के चलोगे आपके पास कोई कुआं है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मान के चलो कि ये जो है 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है, और उसके 1 किलोमीटर खुदाई की कितने रुपए हैं? 150 रुपये हैं 1 किलोमीटर खुदाई के। ठीक है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर और खोदता है तो उसे 50 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कि 150 रुपये तो पहले दे रहा था, उसमें 50 रुपये जोड़ के और देगा तो कितने देगा? 150 + 50 यानी कि 200 रुपये देगा। अब अगर वो आगे 1 किलोमीटर और खोदता है, ठीक है,
आगे वो 1 किलोमीटर और खोदता है, इतने खुदाई के उसने 200 रुपये लिए। आगे 1 किलोमीटर और खोदेगा तो वो कितने लेगा, 50 रुपये और लेगा, यानी कि 200 + 50 कितना हो जाएगा, 250। इस तरीके से लेगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपये। ठीक है, हमने 50 रुपये दे दे के आगे 1 किलोमीटर, यानी किलोमीटर नहीं है ये मीटर है, आपने इसको ठीक कर लेना है, ये 1 मीटर है, आगे 1 मीटर और खोद देगा तो ये किलोमीटर मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 मीटर की खुदाई के 150 रुपये है, और आगे 1 किलोमीटर और खोदता है तो उसमें 50 रुपये और जोड़ता है, जोड़ के देगा, क्योंकि आगे 1 किलोमीटर खुदाई के कितने लेगा, 50 रुपये लेगा। तो 150 + 50 कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। इस तरीके से चलता है। प्रत्येक मीटर का मतलब क्या है, अगर वो हर एक आगे आगे किलोमीटर खोदता है, हर 1 किलोमीटर आगे खोदेगा तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता जाएगा। तो इससे हमको एक क्या मिली, एक श्रृंखला मिली या एपी मिली। इसको आप श्रृंखला बोलेंगे। हमें एक सूची मिलती है। कैसी सूची मिलती है, यदि वो 1 किलोमीटर खोदता है, किलोमीटर नहीं 1 मीटर खोदता है तो उसके लिए कितने, 150 रुपये देगा, और आगे 1 मीटर और खोद देगा तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देगा, ज़्यादा देगा, तो कितना होगा, ये 200। आगे 1 मीटर और खोदता है तब वो कितने देगा, 250 रुपये। इस तरीके से आगे 1 मीटर और खोद देगा। तो हमें ये सूची मिलती है, इस प्रकार से श्रृंखला मिलती है या एपी मिलती है। हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। कैसे करते हैं जांच, सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले D1, ये A1 होता है, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये पद चलते जाते हैं। तो देखो, जो D1 किस तरीके से निकालते हैं, सारवंतर A2 - A1 करते हैं। A2 की वैल्यू 200 है और A1 की वैल्यू 150 है। तो 200 में से 150 गए, हमारे पास कितने बचा, 50। अगला सारवंतर निकाल लेंगे D2। ये कैसे निकाल लेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 250, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 200। तो 250 में से आप 200 माइनस करोगे, यानी 250 में से आप 200 को माइनस करते हो, कितना आएगा, 50 आएगा। इससे आगे का भी आप अंतर देख सकते हो, यानी कि A4 - A3। A4 हमारे पास कितना है, 300, और A3 हमारे पास कितना है, 250। तब हमारे पास 300 में से आप 250 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50। इस तरीके से निकाल सकते हो। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि D1 भी हमारे पास 50 है, D2 भी 50 है और D3 भी 50 है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सार्वअंतर समान है, इसीलिए यह, इसको आप एपी नहीं बोलोगे, इसको आप सूची बोल दो। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं हम इसको सूची, सूची बोलने के पीछे कारण ये है कि अभी तो ये सूची है, जब हमने इसको हल कर दिया, यानी कि इसको सोल्व किया, प्रूफ कर दिया, तभी हम इसको एपी बोलेंगे। इसलिए यह सूची या श्रृंखला एपी है। ठीक है, ये हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास राशि कितनी है। राशि का मतलब क्या है, धन, यानी कि हमारे पास पैसा कितना है। अभी तो हमारे पास कितना है, 10,000 है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000। हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम पद कितना है, 10,000 रुपये है। 10,000 की अगर हम दूसरा पद निकालना चाहें तो हम किस तरीके से निकाल लेंगे दूसरा पद। दूसरे पद को निकालने से पहले आपने क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा जिसको हम A1 बोलेंगे। और दूसरा पद निकालने से पहले, दूसरा पद तभी निकलेगा जब आप दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालोगे आप दूसरे वर्ष का, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो देखो मूलधन हमारे पास कितना है, 10,000 रुपये है, ये हो गया। दर हमारे पास कितनी है, 8% वार्षिक दर है ये। ठीक है, वार्षिक का मतलब क्या है, 1 साल की दर है ये, गुणा में 1 ये होता है, और ये बटे में 100। ये 100 कहाँ से आता है, ये यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, तो ये इस वजह से ये क्या हो जाएगा, दर, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट दोगे, तो 100 की गुणा 8 के साथ करोगे तो कितना आया, 800। यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 800। तो दूसरे वर्ष का धन हमारे पास कितना बन जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि या धन, जिसको हम, ये हमारे पास एक तरीके से दूसरा पद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा पद, यानी कि 10,000 रुपये पर 800 रुपये का ब्याज देगा। तो 2 साल के बाद आपके पास पैसा कितना आएगा, यह आ जाएगा 10,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पद हो जाएगा। यदि आप तीसरा पद निकालना चाहो तो तीसरा पद किस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस मूलधन के ऊपर यानी इस राशि के ऊपर आपने क्या करना, आपने ब्याज निकालना होगा 8% की दर से। तो हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं हम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि पहले वर्ष आपके पास 10,000 रुपये थे तो उसके ऊपर हमने ब्याज लगाया तो कितने बने, 10,800। अब हम अगले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे, इस राशि के ऊपर निकालेंगे। अगर हम साधारण ब्याज निकालते तो इस राशि के ऊपर निकालते तीसरे वर्ष का ब्याज, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, क्योंकि हम ये ब्याज जो है अब इस दूसरे वर्ष की राशि पर निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज होता तो तीसरे वर्ष का ब्याज भी इसके ऊपर निकलता, इस राशि के ऊपर, 10,000 के ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज में जो दूसरे वर्ष की राशि आई है इसके ऊपर ब्याज निकालेंगे। कैसे, इस फार्मूले से, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो अभी हमारे पास राशि कितनी है, 10,800, गुणा में दर कितनी है,
8% दी है, गुणा में समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष से तीसरे वर्ष तक पैसा जो है इतना हो जाएगा, कितना ये, और ये समय कितना हो जाएगा 2 से 3 वर्ष के बीच का 1 वर्ष हो जाएगा समय। तो जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 8 की गुणा 8 के साथ करोगे तो 64, 8 की गुणा ये 0 हो जाएगा, और ये 8 की गुणा 1 के साथ तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 864 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तीसरे वर्ष का। तब हमारे पास क्या हो जाएगी तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी 10,800 में, यानी कि दूसरे वर्ष की जो राशि है उसमें आप इस ब्याज को जोड़ दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4, ये 6 और 8 और 8 16, हासिल 1 और ये 1, यानी 11,664 आ जाएगा तीसरे वर्ष की राशि। ये हमारे पास क्या है, ये प्रथम पद है, प्रथम पद को हम A1 बोल सकते हैं, और ये दूसरे वर्ष की राशि को हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं दूसरा पद, और तीसरे वर्ष की राशि को हम तीसरा पद बोल सकते हैं। तो इससे हमको एक श्रृंखला मिली, क्या मिली, श्रृंखला मिली हमको एक। कैसी है वो श्रृंखला, देखो पहला पद कितना है हमारे पास 10,000, आपने यहाँ पर कोमा नहीं लगाना है, ये डायरेक्ट ये संख्या लिखनी है या पद लिखना है, कोमा हम यहाँ पर लगाएंगे। अगला पद कितना है 10,800, अगला पद कितना आया 11,664। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पद निकलेंगे। अब हम जांच के बताएंगे कि ये जो है ये श्रृंखला एपी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर किस तरीके से निकालते हैं, D1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो। तो 10,800 में से आप ये पद घटाओगे, यानी कि 10,000, तो आपके पास कितना आएगा 800। अगला पद निकाल लोगे आप, यानी कि अगला सार्वंतर निकाल लोगे अगले 2 पदों का, तब आपके पास कितना आएगा 11,664 में से 11,000, ये 10,800 को माइनस करोगे तो देखो आपके पास जो अगला सार्वंतर निकालेंगे D2, इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा 864। कहने का मतलब क्या है, सार्वंतर यहाँ तो 800 आया और यहाँ पर 864, यानी कि सार्वंतर हमारा बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी कि सार्वंतर बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए श्रृंखला दी गई सूची या श्रृंखला AP नहीं है। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। ये हमको क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन के पहले भाग में हमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद कितना दिया है 10, और क्या दिया है सार्वंतर दिया है D। D क्या होता है, सार्वंतर होता है। ये दिया है, तो हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखने हैं AP के। कैसे लिखेंगे वो देखो, हमने AP का व्यापक रूप देखा था, कैसी होती है AP। ये प्रथम पद लिखते हैं, उसके बाद दूसरा पद हमारे पास क्या होता है A + D, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पद क्या होता है A + 2D, और अगला पद क्या होता है चौथा पद
ए प्लस 3D। हमने यही तो देखी थी, एपी का व्यापक रूप ये होता है। कहाँ पर देखी थी? ये रहा पीछे, पेज नंबर 59 है। यहाँ पर जो एपी है, एपी का व्यापक रूप क्या है? प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। यहाँ से हमने एपी लिख दी। तो आपने ये बताना है इसके 4 पद क्या होंगे। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है? 10 हो जाएगा। और दूसरा पद हमारे पास कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये दूसरा पद आ गया। और तीसरा पद हमारे पास क्या होगा? ए प्लस 2D। ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है, उसकी गुणा हमें 2 के साथ करनी है, यानी कि ए प्लस 2D हम निकालेंगे। ए प्लस 2D, ए की वैल्यू 10 है प्लस 2 गुणा में डी की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, तो हमारे पास कितना आएगा? 10 प्लस 2 की गुणा 10 के साथ करेंगे 20, यानी कि 30 आ जाएगा। ये हमारे पास तीसरा पद हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि ये हमारे पास तीसरा पद है ए प्लस 3D, यानी कि ए प्लस 3D ये तीसरा पद है, तो 10 ए प्रथम पद हमारे पास 10 है, यहाँ पर 2 की जगह अब 3 लिखेंगे और डी की जगह डी की वैल्यू, डी का मान हमारे पास 10 है, तो 10 प्लस 3 गुणा में 10 30 हो जाएगा। तो अगला पद हमारे पास कितना आएगा? 40, यानी ये अगला पद हमारे पास कितना आया? 40 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एपी बनेगी। ठीक है, ये एपी का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। तो इस तरीके से हमारे पास, हमें तो सिर्फ 4 पद लिखने थे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4 पद। आगे देखो, ये इसका हल हो जाएगा। आगे हमें दी है प्रथम पद -2 है और डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2 दी है और डी की वैल्यू कितनी दी है? 0। तो आपने क्या बताना है, इसके अगले 4 पद क्या होंगे? तो प्रथम पद को हम A1 लिखते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। ए तो हमारा -2 है और दूसरा पद हमारे पास क्या होता है? ए प्लस डी। दूसरा पद ये है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? -2। यदि हम तीसरे पद की बात करें, तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2D। ए प्लस 2D ये होता है। ए की वैल्यू कितनी है? -2 और प्लस 2 गुणा में डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। तो -2 और ये 2 की गुणा आप 0 के साथ करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हमारे पास तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, और अगला पद निकालेंगे चौथा पद, क्योंकि हमने 4 पद निकालने हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। चौथा पद हमारे पास क्या होगा? ए प्लस 3D। ए की वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस 3 गुणा में डी की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0, यानी कि ये हमारे पास कितना है? -2 प्लस 0, तो -2 ही आएगा। तो हमने 4 पद बताने थे, तो 4 पद हमारे पास ये हो जाएगा। प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ए की वैल्यू हमें 4 दी है और डी की वैल्यू -3। ए हमारे पास क्या होता है? सार्वंतर। डी हमारे पास क्या होता है? ए हमारे पास प्रथम पद होता है, डी हमारे पास क्या होता है? सार्वंतर होता है। ये दिया है, आपने क्या निकालना है? प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एपी लिखा था, एपी का व्यापक रूप।
तो प्रथम पद तो हमारे पास ए होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारे पास प्रथम पद हो जाएगा 4 है। दूसरा पद इसको आप ए लिख दो या A1 लिख दो, एक ही बात है। दूसरा पद हम किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस डी, ये होता है हमारे पास दूसरा पद। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो ये 4 और ये प्लस माइनस माइनस ये 3, 4 में से 3 गया 1, ये दूसरा पद हो जाएगा। यदि हम तीसरा पद निकालना चाहें, प्रथम पद दूसरा पद, ये तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और चौथा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। आप यहाँ पर निकाल लो, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू ये 2 है, तो हम गुणा में ये 2 और d गुणा में d की वैल्यू कितनी है -3, तो 4 और ये 3 की 2 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस का सीन, 4 में से -6 गया, -2, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो 4 और ये 3 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 9 आएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाती है गुणा करते समय, तो 4 में से आप -9 करोगे तो कितना आएगा, -5। तो हमें क्या लिखना था, प्रथम 4 पद लिखने थे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद, यानी कि प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -2 है, चौथा पद हमारे पास कितना है, -5। अगले क्वेश्चन में देखो, प्रथम पद -1 है और ये d यानी कि सार्वंतर 1/2, प्रथम पद -1 और d सार्वंतर कितना दिया है, -1/2 ये दिया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो ये तो हमारे पास प्रथम पद होता है, जिसको आप a1 बोल सकते हो या a बोल सकते हो। दूसरा पद हम किस तरीके से निकालते हैं, a प्लस डी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सभी को, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d और तीसरा पद a प्लस 3d, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है -1/2, ये है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2। जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो 2 की गुणा 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 2 जाएगा माइनस का और ये -1, यानी कि -3/2 ये आएगा। आपने इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। तो 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 1 कितना आएगा, 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को आप इस 1 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा, 2 आता है। 2 की गुणा आप इसके साथ करोगे 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2, निशान माइनस का क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, उसके बाद निशान माइनस। 2 को आप 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, इस 1 की गुणा आपने इस ऊपर वाली संख्या के साथ करनी होती है तो 1, यानी कि -3/2। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 2 गुणा में d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, ये हो गई बराबर -1 और ये प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा यहाँ पर करोगे तो 2 और बटे में 2, आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 1, यानी कि -1 और ये -1 कितना आ गया, -2 ये आ गया। अगला पद देखो, a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस ये 3 और d की वैल्यू कितनी है, -1/2 ये हो गई। तो -1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की गुणा 1 के साथ 3 और ये बटे में 2,
अब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करके बताओ कि क्या आएगा। नहीं ले सकते एलसीएम तो देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो एक और दो का एलसीएम 2 आएगा। इस 2 को आप इस 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, नहीं 2 आएगा। उस 2 को आप ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा माइनस का, तो निशान माइनस। उस 2 को आप इस 2 को इस 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और उस 1 की गुणा आप ऊपर वाली संख्या के साथ करोगे तो 3 आएगा। तो -2 और -3 -5/2, तो -5/2 ये आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, एपी के इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए दिया है हमें -1.25 और सार्वंतर कितना दिया है, -0.25 ये दिया है। तो हमें प्रथम 4 पद निकालने होते हैं। तो प्रथम 4 पद किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद यानी कि A1 -1.25। अगला पद, दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, जो AP होती है, AP का व्यापक रूप क्या होता है, A, A + D दूसरा पद, A + 2D क्या होता है, तीसरा पद, A + 3D क्या होता है, चौथा पद। इस तरीके से ये हमारे पास बहुत सारे पद होते हैं। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A + D। A की वैल्यू रखो यहाँ पर कितनी है, -1.25 और ये प्लस, और D की वैल्यू रखो क्या है, -0.25। तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगी, -1.25 और ये -0.25 हमारे पास कितना हो गया, देखो -1.25। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट ही लिखेंगे, तो हमने ये लगा दी पॉइंट। पॉइंट के बाद 2 5 है, 2 5 है पॉइंट के बाद, तो हमने ये 2 5 लिख लिया। और ये पॉइंट के आगे कितना है, 0। ठीक है, और ये निशान माइनस का है। अगर दोनों माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन निशान तो माइनस का आएगा। तो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, और ये पॉइंट है तो हमने ये पॉइंट लगा दिया, 1 और 1 2। नहीं नहीं नहीं, हासिल कहाँ से आ गया, ये हासिल तो है ही नहीं, तो ये 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये निशान माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -1.50। तो ये हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। यदि हम तीसरा पद निकाल ले तो क्या आएगा, A + 2D, A की वैल्यू हमारे पास -1.25 प्लस 2D, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -0.25। तो इसको आगे सोल्व करो, -1.25 प्लस 2 की गुण अंदर करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये देखो -0.2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आएगा, जैसे आप 2 की गुण अंदर करोगे तो ये आ जाएगा। तो -1.25 में से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों संख्या अगर माइनस की है तो संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और निशान किसका आता है, प्लस का। ये माइनस का निशान तो हमने माइनस का दे दिया, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो निशान माइनस का आएगा। उसके बाद क्या होता है, संख्याएं जुड़ जाती है, तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं 1.25, और इसको इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखते हैं, तो 0.50। तो ये 5 और 2 और 5 7, ये पॉइंट और ये 1,
तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा 1.75, यानी कि A3 हमारे पास कितना आया -1.75, यह आ गया। और ये हमारे पास A2 आया। आप अगला पद निकाल लोगे A4, क्या होता है A4? A + 3B, A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3 गुणा में D, तो हम यहाँ पर D की वैल्यू लिखेंगे -0.25 बराबर -1.25, 3 की गुण अंदर करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की गुण अंदर तो कितना हो जाएगा 25 75, 0.75, 3 की गुण अंदर करेंगे यानी कि 3 की गुणा 5 के साथ 15, हासिल 1, 3 की गुणा 2 के साथ 6 और हासिल का 1 ये 7, यह आ गया। उसके बाद देखो आप इनको जोड़ करके, ये माइनस माइनस है, अगर दोनों संख्याएं माइनस की है तो निशान माइनस का आएगा और संख्या ये जुड़ जाएगी, यानी कि 1.25 और ये 0.75, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाती है? क्योंकि आप यदि माइनस को बाहर कॉमन लोगे, माइनस को बाहर कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस तो बाहर चला गया -1, ठीक है। तो ये अब दोनों प्लस के हो गए तो आप इनको जोड़ सकते हो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, और ये पॉइंट है तो पॉइंट हासिल का 1 और 1 2, यानी कुल मिला करके ये 2 आएगा और बाहर माइनस का था तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से चौथा पद हमारे पास कितना हो जाएगा -2, A4 कितना आया -2। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम ये चौथा पद, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।